हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपी क्लासेस। माय नेम इज प्रमोद और एपी क्लासेस पे हम पढ़ रहे हैं अभी कक्षा 12वीं की फिजिक्स, क्लास 12th की फिजिक्स का। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये पोटेंशियल क्या है, कैपेसिटेंस क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से तो अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड का तो मीनिंग पता है ना। स्टैटिक मतलब रुका हुआ और इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ है। तो मतलब रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड उसका पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये वाला चैप्टर है, ये स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, अभी तक हमने पढ़ लिया, एक बार उसको थोड़ा सा हल्का सा देख लेते हैं कि सर हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था, कुछ होती है चार्ज के बीच में, और फिर मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक चार्ज की वजह से होती है, और फिर फ्लक्स। बट ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ये दो सिमिलरिटी खाते हैं किसके साथ, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स थी, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ ये सिमिलरिटी खा रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला है ना। और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड कुछ थी gm/r²। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कुछ था gm/। अब ये देखिए, ग्रेविटेशनल कुछ वो आ गई थी, ग्रेविटेशनल कुछ फील्ड आ गई थी हमारी, फोर्स टू ग्रेविटेशन कह रहा हूं ऐसे ही, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल कुछ फील्ड आ गई थी, बट ग्रेविटेशनल कुछ पोटेंशियल भी होता था, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होना चाहिए। ये तो हम समझ रहे कि मैथ से, अच्छा इसका रिलेशन उससे है, इसका रिलेशन इससे, तो इसका रिलेशन भी इससे होना चाहिए। थोड़ा सा मैथ, मतलब मैथमेटिकली अगर फॉर एग्जांपल a+b का होल स्क्वायर, अगर a²+b² +2ab, इसका प्रूफ हमें पता है और ये होता है। अब मैं ये कह दूं कि मैं a को कुछ r से रिप्लेस कर दूं और b को कुछ, मतलब a को कुछ r से, b को कुछ s से रिप्लेस कर दिया, तो कुछ चेंज आएगा फॉर्मूला? नहीं सर, a की जगह r आ जाएगा, b की जगह s आ जाएगा। तो मैथ क्या कह रही है कि अगर ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो सेम जब ग्रेविटेशनल फोर्स का रिलेशन मास और आर पे था, ऐसे ही ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड आ गई थी, ऐसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कुछ होगा, है ना। मैथ से रिलेशन समझ आ रहा है कि मैथमेटिकली कुछ ना कुछ आना चाहिए था, कि मैथ से अगर सोल्व करेंगे दोनों सेम फॉर्मूला से, बस यही तो चेंज हो रहे हैं, एफ को के से रिप्लेस कर दिया, क्यू को एम से कर दिया, आर तो आर ही है। तो मैथ तो कह रही है भाई आना चाहिए। अब मैथ ने कह दिया भाई ये हमारा रिलेशन आना चाहिए। उसके बाद आता है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स थी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स थी। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है? कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है? जो पाथ पे डिपेंड ना करे, ठीक है। ये कह सकते हैं नेट वर्क डन इन क्लोज्ड लूप बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। ऐसे ही होता है, ऐसा कुछ ही था शायद, है ना। मतलब क्या होता था कि सर एनर्जी, वो फोर्स और इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क, उसमें जो एनर्जी होगी हमारी वो कंजर्व रहेगी। जितना वर्क हमने किया, जैसे कि एक पेन को लिफ्ट, नीचे से ऊपर लिफ्ट किया मैंने, तो क्या हो गया, क्या इसमें क्या दे दी मैंने, इसको मैंने एक पोटेंशियल एनर्जी दे दी कि ये हमारा मान लो एक बॉक्स है और ये ऐसे जमीन पे पड़ा हुआ है। अब लक्ष्य ने क्या किया कि सर मैंने इस बॉक्स को ऊपर उठा दिया ऐसे, तो उसने एक वर्क डन किया भाई। ये एक बंदा है जिसका नाम है लक्ष्य, तो लक्ष्य ने क्या किया, एक वर्क किया। कितना वर्क किया? इसको ऊपर उठाया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो, वर्क डन सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता था, F.ds होता था। यही तो था ना हमारा वर्क डन।
मतलब छोटे छोटे डीएस को इंटीग्रेट करके नेट जो फोर्स इनटू नेट डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स बाहर आ जाएगी और नेट डीएस क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें फोर्स कितनी लगानी पड़ रही है भाई लक्ष्य को, इसको मतलब मैंने यहां पे कितना उठा लिया, तो उसको फोर्स कितनी लगानी पड़ी उठाने के लिए, फोर्स 0 लगानी पड़ी है। ये से उठा रखा है लक्ष्य ने उसको, क्या वर्क डन 0 कैसे, हाँ इसको मैंने उठा लिया इसे ऊपर, तो क्या हुआ सर, ये बॉक्स है ना, इस पे हमेशा नीचे एक फोर्स mg की तो लगी रही है, इसका मास m है ब्लॉक का, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सर ये mg की फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लग रही है, उस फोर्स के अगेंस्ट तेरे को कोई फोर्स लगानी पड़ी होगी ऊपर, तेरे को भी तो कोई फोर्स लगानी पड़ी है ऊपर, और मैंने कहा कि इसको बिल्कुल स्लोली उठाना है भाई, इसकी वेलोसिटी जो है ना वो 0 होनी चाहिए, इतनी स्लो उठाना है तेरे को। तो तूने क्या किया सर, मैंने इसको बिल्कुल आराम से उठा लिया, इनफाइनाइट टाइम में उठा लिया। उठाने के बाद क्या हुआ, ये फोर्स कितनी लगानी पड़ी सर, फोर्स मेरे को उतनी लगानी पड़ी जितनी इसका नीचे वेट था, एक्स्ट्रा फोर्स नहीं देनी पड़ी। तो नीचे वेट, और जैसे ये हाथ पे रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है सर, ये नीचे जितनी फोर्स लगा रहे ना उतना ही नॉर्मल इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, ये हमने कक्षा 11वीं में पढ़ा था, है ना, नॉर्मल इतना ही फोर्स लगा रही है। तो सेम तूने उतनी फोर्स लगाई, इस फोर्स लगाने के बाद इसको एक h हाइट तक उठा लिया, h हाइट तक उठा लिया। अब क्या हो गया, अब इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर होगी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी सर इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर क्या होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी। अरे ये पोटेंशियल वर्ड आ गया यहाँ पे, पोटेंशियल वर्ड का इंट्रोड्यूस हो गया, उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। और फिर अगर उस बॉक्स को तो छोड़ देगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नीचे चला जाएगा। तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, इस बॉक्स को छोड़ दिया, इस बॉक्स को ऐसे ऊपर ले गया। और थर्ड सिनेरियो है कि तूने अपने हाथ से हवा में ऊपर कर लिए सर, बॉक्स गया आपने, ये बॉक्स नीचे जाएगा बॉक्स, तो वो पोटेंशियल एनर्जी तूने दी थी, स्टोर की थी इस बॉक्स में, जैसे इसको छोड़ा वो नीचे गिरने लग गया, तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, है ना, एनर्जी कंजर्व रहती है, एनर्जी मास कंजर्व रहते हैं हमेशा, नेट एनर्जी इज कंजर्व्ड, मतलब इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी तूने दी वो दी कैसे सर, मैंने तूने खाना खाया, खाना खाने के बाद बॉडी को एनर्जी मिली, उस एनर्जी से बॉक्स उठाया, बॉक्स उठाने में जो एनर्जी खर्च हुई वो कौन सी एनर्जी थी, जो हमें खाना खा के हमारी बॉडी से हमने जो एनर्जी मिली थी, तो उस एनर्जी को हमने किस में चेंज कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे ही बॉक्स को छोड़ा तो वो पोटेंशियल एनर्जी, वो बॉक्स नीचे गिर गया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। जैसे ही वो काइनेटिक एनर्जी नीचे बॉक्स टकराएगा तो वो बॉक्स टूट जाएगा, कुछ होगा उसके साथ, नीचे कुछ डेंट होगा, कुछ तो होगा, है ना, तो फिर वो दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी दूसरी फॉर्म में। अगर उस बॉक्स को ऐसे दीवार के बिठा के फिर छोड़ दिया तो फ्रिक्शन में कुछ एनर्जी वेस्ट होगी, फ्रिक्शन से हीट होगा। तो ऐसे देख कितना कंटिन्यूसली स्मूथली फ्लो हो रहा है एनर्जी का, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती जा रही है एनर्जी, है ना, पर ना नई एनर्जी आ रही है और ना कोई डिस्ट्रॉय हो रही है ना। चलो, तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी फिर उसमें कन्वर्ट होगी। सेम ये कंजर्वेटिव फोर्स की बात हो रही है, इसलिए सेम अपना जो स्प्रिंग वाली फोर्स होती थी ना, ये एक बॉक्स लिया, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग से अटैच कर रखा है, अब मैं स्प्रिंग को दबा दूंगा तो क्या होगा, दबाने के लिए मेरे को एक फोर्स लगानी पड़ी है ना, वो kx की कुछ फोर्स होती थी, याद आ रहा है कुछ, स्प्रिंग को मैंने दबाया तो एक फोर्स लगानी पड़ी, जैसे जैसे x इंक्रीज होगा तो मेरे को फोर्स भी ज्यादा लगानी पड़ रही होती है, इसलिए वो kx के प्रोपोर्शनल होती है वो फोर्स। तो सर मैंने वो फोर्स लगाई, ये स्प्रिंग को दबा दिया, दबाने के बाद स्प्रिंग के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, स्प्रिंग के अंदर एक पोटेंशियल है कि
जैसे ही उस स्प्रिंग को छोड़ा, वो डब्बा जैसे स्प्रिंग को छोड़ा, इसको दबा के, तो ये बॉक्स वापस बाहर की तरफ आने की कोशिश करेगा, है ना, वापस ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के दो एग्जांपल भाई जो हमने 11th में पढ़े हुए हैं। अब सेम आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, वो अभी हम पढ़ेंगे और वो देखेंगे वो क्या होता है, थोड़ी फील है पोटेंशियल 11 से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब सर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हमने क्या टर्म पढ़ी थी अभी, चार्ज। तो एक स्टैटिक चार्ज की वजह से, स्टैटिक चार्ज की वजह से पोटेंशियल, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, कि एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज से जो पोटेंशियल है। अब ये होता किसके इक्वल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता किसके इक्वल है, जो पहले हमने देखा था, अभी अभी जो चीज मैंने समझाई है उससे सोच कि पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल थी, जितना वर्क डन तूने किया उसको उठाने के लिए उसी की इक्वल पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है। जैसे mg इसमें वो लग रहा है, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो ऊपर हमने कोई फोर्स इस पे लगाई है f, वो f mg की इक्वल है। अगर इसको हमने h हाइट तक उठा दिया, इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती थी सर, mg तो फोर्स लग रहा था, h हाइट के तक उठा दिया, तो वर्क डन जितना हमने किया है इसको उठाने के लिए, वर्क डन ही तो है ये, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, तो जितना वर्क डन किया इसको ऊपर तक उठाने के लिए उतनी ही इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहती थी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है सर एक चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, मान ले कोई भी एक चार्ज क्यू पड़ा हुआ है, ठीक है, अब ये क्यू पड़ा हुआ है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा सर, एक यूनिट चार्ज को मैं लेके आया हूं इन्फिनिटी से, और लाने में जितना वर्क डन हुआ है ना उसको पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोल लेंगे, ठीक है। इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है हर डायरेक्शन में, मतलब चारों डायरेक्शन में, है ना। अभी मैं एक चार्ज लेके रहा हूं, अभी हम क्या करेंगे, इसकी वजह से पोटेंशियल निकालते हैं जो हमारे काम की चीज है। अब एक बात और है जो कि हमारे सिलेबस में प्रूफ करना नहीं है, वो ये कि अब एक चार्ज को मैं प्लस क्यू चार्ज को लेके आया, इन्फिनिटी से लेके आया, अब चाहे मैं उसको ऐसे 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 घुमा के ले आऊं, चाहे मैं उसको सीधा ले आऊं, चाहे मैं उसको बार बार सर्कल कटा के फिर ले आऊं, कैसे भी ले आऊं, जो वर्क डन होगा ना वो सेम रहेगा, कंजर्वेटिव फोर्स है क्योंकि ये, इसलिए, ठीक है। तो ये चीज लिख लेना कि वर्क डन बाय सिंस इलेक्ट्रिक फोर्स, सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, so work done will be independent of path, पाथ के इंडिपेंडेंट होगा। इसका प्रूफ ना है हमारे सिलेबस में ना बोर्ड्स में आएगा, तो हम प्रूफ देखेंगे नहीं, और वैसे अगर देखना चाहिए ना तो वो वैसे ही होता है कि ये रेडियली होती है इसके अलोंग, और अगर ऊपर नीचे से कुछ लेके आएगा ना तो मान लो तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है, फोर्स उस डायरेक्शन में लग रही है, तो ऐसे एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस, हर एक एफ डॉट डी एस जोड़ेगा तो वो उतना ही आएगा जो यहां से लेके यहां तक का है, फोर्स उस डायरेक्शन में लग रही है ना, तो सिर्फ ये वाला जो मैटर कर रहा होगा इवेंचुअली यही आ जाएगा
क्योंकि इसका एफ डॉट डी एस का प्रोजेक्शन यहाँ पे इतना सा आएगा, फिर अगली एफ डॉट डी एस का प्रोजेक्शन इतना आएगा, अगली एफ डॉट डी एस का प्रोजेक्शन इतना आएगा, तो नेट करेगा ना तो नेट सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन जाती है। प्रूफ हल्का सा वैसा होता है, ठीक है। तो वो अपने ना सिलेबस में ना प्रूफ करना, समझा देर को दिया कि कैसे होता है, ठीक है। तो वर्क डन है ना भाई पाथ के इंडिपेंडेंट रहेगा, ये बात याद रखना। अब हम पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज की वजह से निकाल लेंगे, जो हमारे अभी तक जो भी बताया है वो ना बोर्ड्स में आएगा ना हमारे काम का, वो बस इंट्रोडक्शन था चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। अब जो काम की चीज है वो ये है कि पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा। पॉइंट चार्ज मतलब कोई भी एक पॉइंट चार्ज ले लिए क्यू, ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, इसने फील्ड अपनी इसके चारों तरफ फील्ड जनरेट कर रखी है। अब एक मैं चार्ज लेके आया हूं इन्फिनिटी से, और चार्ज लाके और उसको यहां पे प्लेस कर दिया, ठीक है। क्या किया, ये इन्फिनिटी थी मेरी, इन्फिनिटी से मैं 1 यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले गया। ये लिख लेना, ये याद रखना, हम 1 यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आ रहे होते हैं, ठीक है। क्यों सर, ये 1 यूनिट क्यों, 2 यूनिट क्यों नहीं, 3 यूनिट क्यों नहीं? क्योंकि कोई ना कोई स्टैंडर्ड हमें बनाना पड़ेगा एक डेफिनेशन देने के लिए। तो वो स्टैंडर्ड जब बनाया था तो वो 1 यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का बनाया है, क्योंकि हर एक इनफैक्ट हर एक थ्योरम हर एक डेफिनेशन में यही 1 यूनिट ही लेते हैं हम। तो क्या कर रहे हैं भाई, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं और इतनी स्लो लेके आ रहे हैं। उसमें फोर्स कितनी लग रही है पहले तो ये बता, मतलब ये चार्ज है ये यहां तक पहुंचा, मैंने बोला कि कहां तक पहुंचा भाई, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मेरा 1 कूलम का, ये इसको नाम रख देते हैं हम डी क्यू, या फिर डी क्यू नहीं स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू हमने नाम रख लिया इस चार्ज का। मैंने पूछा हाँ भाई क्यू कहां पहुंचा, वो बोला सर मैं तो अभी तक इससे इतनी दूर आ चुका हूं, यहाँ पे कुछ आर डिस्टेंस के ऊपर हूं। इधर को यहाँ पे आर डिस्टेंस तक लाने के लिए इन्फिनिटी से लेके आए हैं इधर को, तो कितना वर्क किया वही इसकी पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो वर्क कितना किया भाई इधर को यहाँ पे लाने के लिए, तो वो कह रहे हैं सर ये मैं चार्ज हूं, मेरे ऊपर फोर्स देख लो कहां पे कितनी लग रही है, फोर्स कितनी लग रही है इसके ऊपर बता। उस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लग रही है के क्यू बाय आर स्क्वायर। स्मॉल क्यों नहीं आएगा, स्मॉल क्यू क्यों नहीं आएगा सर, 1 है स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोल दिया ना। तो कितनी फोर्स लगी है सर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के Q1 Q2, Q2 का मैग्नीट्यूड 1 कूलम, क्योंकि हमने लिया डेफिनेशन के लिए 1 यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो कह रहे सर मेरे पे इतनी फोर्स लग रही है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई तेरे को इतना स्लो आना है कि जो एक्सटर्नल फोर्स लगा के तेरे को लेके आया जा रहा है ना, कोई ना कोई तो इसको पकड़ के लेके आएगा यहां पर, है ना। जैसे हम वो बॉक्स उठाया था ऊपर, तो किसी ने तो उठाया ही था, तभी तो उसने अपनी एनर्जी को इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो वैसे ही जो लेके आ रहे हैं, कोई बंदा लेके आ रहा है इसको इन्फिनिटी से लेके आया है, तो मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स लगी है इसके ऊपर, एक्सटर्नल फोर्स लगी है जो इसको लेके आई है, तो वो एक एफ एक्सटर्नल लगी है। और इस चार्ज पे, अब इस चार्ज को देखते हैं, इस चार्ज को, ये वाला जो चार्ज है ना, इसको हम यहाँ पे ऐसे जूम इन करके देखते हैं। इसको जूम इन किया है तो क्या हो रहा है, ये चार्ज बढ़ा हुआ है, इस पे एक तो लग रही है इलेक्ट्रिक फोर्स एफ इलेक्ट्रिक ड्यू टू क्यू, तो ये मान लिया एफ क्यू, एफ क्यू की वजह से एक फोर्स लग रही है ना, रेडियली आउटवर्ड्स लग रही है। और एक बाहर से ऐसे फोर्स इसको लगा रही है एफ एक्सटर्नल उस डायरेक्शन में, जो कि इसको क्यू की तरफ लेके जा रही है स्लोली 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 स्लोली, बहुत ही छोटे 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 डीएस 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 पाथ लेंथ कर करके, मतलब ऐसे इसको पहले यहां पे लाई, फिर उसको क्या यहां से डी आर लेंथ तक ले गई, मतलब बहुत छोटे से अलग, फिर बहुत छोटा सा, फिर बहुत छोटा सा, ऐसे करते 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 नेट उसको इन्फिनिटी से लाके आर डिस्टेंस पे रख दिया। तो नेट वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन निकालेंगे अपन, जो वर्क डन होगा वही तो पोटेंशियल के इक्वल होगा। यही पोटेंशियल की डेफिनेशन है
कि एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस लाने तक जितना वर्क किया गया है वो उसके पोटेंशियल के इक्वल है। तो वर्क कितना कर लिया सर? वर्क की डेफिनेशन क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट डी एस। फोर्स कितनी लग रही है इसके ऊपर? नेट फोर्स 0 लग रही है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो उसको लेके आई है वो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन किया गया। अब देख, ये अगर मैं इसको उठा रहा हूं, इसको मैं ऊपर उठा रहा हूं, तो फोर्स तो इस पे नेट 0 ही है, नीचे भी mg और ऊपर नॉर्मल भी mg के इक्वल है। फोर्स तो 0 है, बट पोटेंशियल क्या है? जो मैंने इसके ऊपर वर्क डन किया है, और मैंने कितना वर्क डन किया है? जितनी नीचे फोर्स लग रही थी, कितना वर्क डन किया? इस एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क डन किया इसको लाने के लिए? सर के क्यू बाय आर स्क्वायर एफ डॉट डी एस होगा ना। डी डब्ल्यू किसके इक्वल होता है? एफ डॉट डी एस। एफ बी वेक्टर है, डीएस भी वेक्टर, बट इनका डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर आ जाएगा। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, और आर हमने उस डायरेक्शन में डिफाइन कर रखा है, एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट। तो एफ डॉट डी आर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ये समझिए नेगेटिव क्यों है? क्योंकि हमारे ये चार्ज था, तो एफ एक्सटर्नल तो ये लग रही है भाई, और क्योंकि हमने आर यहां से डिफाइन किया है, ऐसे डिफाइन किया है आर, है ना, तो ये वाला पोजीशन क्या होगी? तो आर माइनस डी आर हुई है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, मतलब, है ना, क्योंकि इस साइड मूव कर रहे हैं। ये चीज समझ आ गई? इस पे सर एफ एक्सटर्नल लग रही है इस डायरेक्शन में, और हमने ओरिजिन यहां ले रखा है, तो आर जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में। तो एफ डॉट डी आर डॉट प्रोडक्ट 180 डिग्री एंगल है, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये क्या है? ये तो है सर फोर्स जो पॉइंट चार्ज पे लग रही है, टाइम्स डी आर, एफ डॉट डी आर, और डॉट को हमने खोल दिया क्योंकि सेम लाइन के लॉन्ग था, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में था, तो नेगेटिव साइन आ गया बस, और ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये हमारा स्मॉल वर्क डन हो गया, डी डब्ल्यू। स्मॉल वर्क डन हुआ ना एक छोटे चार्ज को डी आर डिस्टेंस में लाने के लिए, तो स्मॉल वर्क डन ही हुआ। अब नेट वर्क डन कितना हो गया? नेट वर्क डन सर इनको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट किया तो के की तो कांस्टेंट है, के की तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसका बच गया? डी आर अपॉन आर स्क्वायर। 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? 1/r स्क्वायर का यहां पे लिख के देता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/r स्क्वायर। इसको कैसे लिखेंगे सर? r की पावर -2 होगा, तो ये क्या होगा सर? r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, है ना? ऐसे ही करते थे। तो सर ये हो जाएगा हमारा 1/r, और ये माइनस, तो -1/r। तो अब देख 1/r स्क्वायर dr का इंटीग्रेशन होगा -1/r, माइनस का साइन ऑलरेडी बड़ा था, तो माइनस माइनस प्लस, है ना? अब लिमिट भी डालनी है सर। ये वर्क डन क्या हुआ? ये नेट वर्क डन निकालना है, कहां से लेके कहां तक लेके आए? आर की लिमिट क्या रही? कहां से लेके आए हम? इन्फिनिटी से लेके आए हैं। कहां तक? आर तक। तो इन्फिनिटी से लेके आर तक, है ना? अब देखो ये क्या जाएगा सर? ये आ जाएगा वर्क डन कि के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी टेंड्स टू 0 होता है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0। ये हमने डिफाइन कर दिया होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंफिनिटी पे डिफाइन भी कर दिया, और ये यहां से हमने देख भी लिया, प्रूफ सा भी हो गया थोड़ा, है ना, इंफिनिटी पे 0 क्यों है? ऐसे 0 है, तो वर्क डन ही पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई? एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल, उसको वी से लिखते हैं, ये वेलोसिटी नहीं है, वी, पोटेंशियल एक वी से लिखा जाएगा, कैपिटल वी से। ठीक है,
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, एक पॉइंट चार्ज की वजह से सर के क्यू बाय आर, खत्म। तो अभी तक इस चैप्टर में समझने वाली, याद करने वाली चीज क्या है कि फोर्स के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर और पोटेंशियल के क्यू बाई आर। और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर। जो उस दिन तूने गलत किया था, सीधा सा लिख दिया था के क्यू बाई आर स्क्वायर 5 के क्यू बाई आर स्क्वायर, वो चीज समझ आ गई थी, तो वो नहीं करनी है। बट पोटेंशियल में वो चीज कर सकते हैं। पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल सर स्केलर क्वांटिटी है और के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वर्क डन है, वर्क डन एफ डॉट डीएस आ गया, एफ बी वेक्टर डीएस बी वेक्टर, बट उनका डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर नंबर आता है, ठीक है। तो बस इतना ही है, ये है हमारा पोटेंशियल, ठीक है। और फिर ये लिख लेंगे हम कि पोटेंशियल ड्यू टू एक चार्ज क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर, है ना। और एक ये लिख लो कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट ये नहीं, थोड़ी स्टेटमेंट गलत होगी, ये असल है कि पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज एट इंफिनिटी इज 0। बस ये है कि इंफिनिटी पर पोटेंशियल 0 हमने डिफाइन कर रखा है किसी भी चार्ज की वजह से, ठीक है। ड्यू टू एनी, इंफिनिटी पर पोटेंशियल 0 है ड्यू टू एनी चार्ज, बस। तो ये हो गया भाई पोटेंशियल। और ये भी लिखिए, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, बट फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, फोर्स और ई वेक्टर है। ये लिख लेना अपने नोटबुक में, नोट्स में वेक्टर है, ताकि आपको हमेशा याद रहे। आप लेजेंड म्यूजिक, हेलो सर, हेलो भाई, आप ये हमेशा याद रखो कि सर फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, उनका वेक्टर एडिशन होगा। वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, है ना, ये पता ही है हमें। तो ये गलती कभी भी नहीं होनी चाहिए। और पोटेंशियल के बारे में सोचेंगे ही नहीं सर, पोटेंशियल सीधा ऐड सबट्रैक्ट जो भी करना है वो कर लेंगे, ठीक है। अब एक चीज और देख लेते हैं पहले, सवाल करने से पहले, वो ये कि जो पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, एक चार्ज को मैं इन्फिनिटी से लेके आया हूं, तो मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, एक आर डिस्टेंस है, और दूसरे चार्ज को मैं ऐसे लेके आया हूं, यहां से लेके यहां पे ले आया, ये ले आया, ये ले आया, ये ले आया, इन्फिनिटी से ऐसे लेके आया हूं। डिफरेंट डिफरेंट पाथ है, ये मान लो ये सारे पाथ इवेंचुअली ये सारे पाथ मिलकर इन्फिनिटी की तरफ लीड कर रहे हैं, है ना। इन्फिनिटी से किसी भी पाथ से मिले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सभी में सेम रहेगा, है ना। और सर ये R1 डिस्टेंस मान लिया, इसको R1 पे लेके आए। अब R2 पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, R2 पे सर R2 पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू अपॉन R2 होगा, और R1 पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू अपॉन R1 होगा। तो पोटेंशियल के केस में फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, इनका डिफरेंस ही मैटर करता है, बस। अब कोई कह दे कि एक चार्ज है, उसको यहां पे रखा था पहले और फिर यहां पे रखा था, इस टाइप में कुछ पूछ ले कि उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, दो पॉइंट्स के बीच में चार्ज को यहां से लेके वहां मूव किया, वहां से लेके वहां मूव किया, क्या वर्क डन हुआ, फलाना दिमाग, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो कैसे ध्यान रहेगा हमेशा कि सर बस फाइनल और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस ही मैटर करता है। अब इसको यूं घुमा के ले जाए या फिर यूं घुमा के ले आए, डजंट मैटर, है ना। पाथ लेंथ या क्या पाथ है वो मैटर करेगा ही नहीं कभी भी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एज यूजुअल हमारे कोई काम की चीज नहीं है।
कि सिर्फ खाली एक पोटेंशियल हमारे कोई काम की चीज नहीं है। हमारे जो काम आता है ना वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों? दो पॉइंट्स के बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके बाद फिर आगे ये कार्रवाई होगी हमारी, उसके बाद उसका हम यूज कर सकते हैं कहीं। अगर मैंने खाली ऐसे लिखा है के क्यू बाय आर टू उसका पोटेंशियल है, तो वो भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है उस पॉइंट और इन्फिनिटी के बीच का, है ना। बट जनरली हमें चार्ज को उस पॉइंट और इन्फिनिटी तक मूव नहीं करना होता, हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना होता है। जैसे R1 से R2 तक लेके गए हम, हमारा काम सिर्फ इतना होता है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हम पढ़ेंगे वो ये कि वर्क डन के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, 11th क्लास वाला ही है कि सर अगर फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रही हो और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो तो F डॉट ds होता है वर्क डन। ये डॉट है भाई, डॉट प्रोडक्ट वाला डॉट है ये, है ना। इसको क्या होगा, मॉड F मॉड ds और cos थीटा, ये ऐसे ही खुलेगा, है ना। अब दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो तो इसका साइन पॉजिटिव रहेगा, ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, बट एक बार रिवाइज करवा देता हूं। और ऐसे ही ds अगर ये उल्टा हो तो नेगेटिव रहेगा, और ऐसे इन दोनों के बीच में ये फोर्स है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट है, ये थीटा है, तो F मॉड ds और फिर cos थीटा हो जाएगा। अब थीटा कितना भी घुमा ले बस, तो ये चीज याद रखना। अब यहां पे आपका काम पता है क्या हो, मतलब सवाल किस टाइप के आएंगे वो कल करेंगे हम सवाल, बट ये वाली चीज याद रखना, कल तक याद रह जाएगी, कल सवाल करेंगे तो फिर हमेशा याद भी रह जाएगी, ठीक है। वो ऐसा कुछ कहता है कि एक चार्ज है, उसकी वजह से ऐसे ऐसे फील्ड है, दूसरे चार्ज को मैं यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल के बीच में से मैं डिफरेंस बताऊं, मैं यहां से लेके यहां तक लेके जा रहा हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वर्क डन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो पोटेंशियल में याद रखना हमेशा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है। पोटेंशियल में पोटेंशियल पोटेंशियल में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स ये याद रखना, एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन होता है ना वो निकालते हैं, वो पोटेंशियल के इक्वल होता है हमारा, है ना। तो अब एक एग्जांपल देखो, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन देख लिया, एक प्लस क्यू चार्ज है और इस प्लस क्यू चार्ज में ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो वी ए माइनस वी बी ये किसके इक्वल होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्या होगा। क्यों? सर के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर टू, आर ए और आर बी यहां से देख सकते हैं, है ना। यहां से मैं चीजों को देख दूंगा, इस टाइप में देख के और क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर लूंगा। बाकी कल क्वेश्चन करेंगे तब तेरे को और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब स्टेप इससे स्ट्रिक रहते हैं हमारे सिलेबस से, और पहले एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं भाई कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज दिस मैग्नीट्यूड लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। फटाफट कर ले, फटाफट करो भाई आप लोग भी। क्या होगा सर पोटेंशियल? सर पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट P पे VP निकालना है अपने को, वो किसके इक्वल होगा सर? वो होगा K Q अपॉन, वैल्यू पुट करवा, K की वैल्यू, Q की वैल्यू और R की वैल्यू। 9 सेंटीमीटर है सर, तो सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा, है ना।
ऐसे यूनिट में लेके चलेंगे, बस ये 9 से 9 कट गया और सॉल्व कर ले। ये कितना आ गया +2, तो 4 इंटू 10⁴ यही आया होगा। बस ये हमारा पोटेंशियल हो गया। अब अगला देखते हैं, हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ दिस मैग्नीट्यूड फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P। कितना वर्क लगा होगा भाई? एक पॉइंट चार्ज, एक यूनिट चार्ज को मैं लेके आया तो इतना वर्क लगा है। एक यूनिट चार्ज को लेके आया, 2 चार्ज को लेके आऊंगा तो कितना लगेगा? 2 इंटू दिस। अगर मैं 50 चार्ज को लेके आया तो 50 इंटू दिस। 1 कूलम के चार्ज को लेके आया तब लगा है, कूलम में बात कर लेते हैं। 1 कूलम के चार्ज को लेके आया तो सर इतना वर्क डन हुआ है। अब इतने कूलम के लेके आऊंगा तो कितना लगेगा सर? दिस इंटू दिस। तो इससे हमें क्या पता चला कि सर वर्क डन किसके इक्वल होगा? सर Q टाइम्स V। ये फॉर्मूला बन गया, अभी बनाया तेरे सामने कि 1 कूलम के चार्ज को लेके आए तो भाई इतना वर्क डन होता है। एक्सटर्नल फोर्स इतना वर्क कर रही है, वो उसके पोटेंशियल के इक्वल है। उसको डिफाइन करके हमने पोटेंशियल दिया था। अब क्या कह रहे हैं कि सर वर्क डन फ्रॉम इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P। Does the answer depend on path along which the charge is brought? आंसर क्या पाथ पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं करेगा। नो, नहीं करेगा। पाथ के इंडिपेंडेंट होगा। तो हमने आज क्या चीज सीखी? सर हमने पोटेंशियल देखा, पोटेंशियल का ये फॉर्मूला है। हमने देखा कि वर्क डन जो एक्सटर्नल फोर्स कर रही है वही पोटेंशियल के इक्वल है। वर्क डन एक Q चार्ज को लेके आया है किसी पॉइंट पे, तो कितना वर्क करना पड़े हमें? Q टाइम्स उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? कौन सा? नहीं, V तो ये आ गया ना, 4 इंटू 10⁴ ड्यू टू चार्ज लोकेटेड 9 सेंटीमीटर में। नहीं, अब ये देख, अगर दूसरा जो है ना, तो इसको क्या समझ रहे हैं? आपने इसको समझा है कि भाई पहले इसमें सवाल में ये दे रखा है कि एक Q चार्ज यहां पे फिक्स्ड है। इस चार्ज की वजह से एक पॉइंट P पे हमें पोटेंशियल देना था, वो 9 सेंटीमीटर अवे था, है ना। इस पॉइंट पे हमने पोटेंशियल पता कर लिया। अब ये चार्ज तो यही है, अब हम एक दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं इसके प्रेजेंस में, तो क्या पोटेंशियल होगा? तो क्या इतना वर्क डन होगा? वो पूछा है। अब खुद सोच, अगर ये चार्ज नहीं होता, खाली मैं एक चार्ज को लेके आ रहा हूं, तो क्या मेरे को कोई फोर्स लगानी पड़ रही है उस चार्ज को लाने के लिए? नहीं सर, तो वर्क डन तो 0 ही जाएगा ना। खाली चार्ज को हम घुमा रहे हैं, किसी की प्रेजेंस में नहीं है, दूसरे चार्ज की प्रेजेंस में होगा। इस चार्ज की वजह से तो ये जो +Q है, जितना भी इसका मैग्नीट्यूड दे रखा था फर्स्ट वाले में, कितना दे रखा था? 4 इंटू ये जो चार्ज है ना, इस चार्ज की वजह से ही पोटेंशियल आ रहा है। उसकी डेफिनेशन ये थी कि इस चार्ज की प्रेजेंस में, डेफिनेशन दोबारा समझ लो कि भाई ये पॉइंट चार्ज क्यों है? 4 इंटू 10⁻⁷ कूलम, ये दे रखा है इसने। अब इस चार्ज की प्रेजेंस में, ये Q चार्ज है, Q चार्ज की प्रेजेंस में एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मैं इन्फिनिटी से यहां पर लेके आया, तो उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर मेरे को कितना वर्क करना पड़ा, वो इसके पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो अब इसकी प्रेजेंस में इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, हर जगह मौजूद एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। पोटेंशियल की वो हमने डेफिनेशन दी थी, वो डिफाइन किया था वैसे उसको। अब हर जगह एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसका, तो ऐसे ही P पॉइंट पे 9 सेंटीमीटर अवे
इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने निकाल लिया। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है यहाँ पे सर, के क्यू जो भी है वैल्यू ही है, के क्यू पर आर 4 इंटू 10 टू पावर 4। ठीक है, और ये तो सर क्या है, पोटेंशियल है। अब यहां पे पोटेंशियल है, अब मैं एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आया तो इतना बार करना पड़ा। अब मैं अगर किसी और चार्ज को लेके आ रहा हूं तो कितना करना पड़ेगा सर, एक चार्ज को लेके आया तो इतना करना पड़ा, जितने भी चार्ज को लेके आऊंगा उसमें कितना करना पड़ेगा, जो भी उस चार्ज की वैल्यू दे रखी हो वो क्यू टाइम्स वी हो जाएगा हमारा, है ना। तो कितना करना पड़ा सर, 4 इंटू 10 टू पावर 4, ये तो हमारा पोटेंशियल था, और टाइम्स क्यू, क्यू कितना है 2 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम्ब। बस अब सोल्व हो जाएगा 8 इंटू 10 टू पावर -5। ठीक है, चलो जब पोटेंशियल की यूनिट क्या होंगी, के की यूनिट नहीं होती कुछ, क्या होती है देख, कैसे निकालेंगे सर, एफ हमें पता था के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही तो था। फोर्स कितनी थी, न्यूटन। अब निकालने किसकी है तेरे को वैल्यू, के क्यू अपॉन एक आर की वैल्यू निकालनी है बस, तो न्यूटन मीटर अपॉन कूलम, यही होगा ना, न्यूटन मीटर पर कूलम। तो यूनिट और ध्यान रख लेना, पर बस यही हो गया। हाँ, वो पोटेंशियल वोल्टेज तो है ना, वो आगे पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो वोल्टेज होती है किसी के क्रॉस। तो ये वर्क डन हो गया और पाथ लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा। आगे बढ़ते हैं, और इसको दोबारा पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, सर ये तो कुछ भी नहीं है। जैसे कोई भी एक चार्ज क्यू है, Q1 Q2 Q3 Q4, इन सब की वजह से किसी पॉइंट पर एक पोटेंशियल निकालना है, तो क्या होगा, ऐड कर देंगे सर। स्केलर क्वांटिटी है तो अपने को डायरेक्शन का भी कोई पंगा नहीं करना। तो क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस सर, के क्यू या फिर सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से सर के Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 प्लस Q3 बाई R3 एंड सो ऑन। इतने ही, कुछ है नहीं, कि सारे जो चार्ज होंगे ना, ये फिजिक्स की ब्यूटी है कि एक कॉन्सेप्ट को हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में रिड्यूस करके अलग अलग पढ़ सकते हैं। तो सेम एक पोटेंशियल एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया। कैसे कि Q1 का देख लिया कितना पोटेंशियल है, यहाँ पे पॉइंट भी है, Q1 की वजह से देख लिया, Q2 की वजह से देख लिया, Q3 Q4, इन सबको मैंने ऐड कर दिया तो नेट पोटेंशियल निकला है। सेम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में से करते थे, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, उससे नेट निकाल लेते थे। ठीक है, सॉल्व कर भाई एग्जांपल कि दो चार्ज रखिए, दिस एंड दिस लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट, व्हाट एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, टेक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0। सॉल्व करो आगे कि दो चार्ज दे रखे हैं, ये Q1 दे दिया 3 इंटू 10 टू पावर -8, और ये Q2 दे दिया 2 इंटू 10 टू पावर -8, और ये इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां 0 होगा वो फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करो भाई। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सिस्टम ऑफ चार्जेस अभी अभी हमने पढ़ा है सर, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी होगी, ये लाइन होगी, है ना। कहां पोटेंशियल 0 होगा, कर कर फाइंड आउट कर, किसी पॉइंट इस पे, किस यहां पे मान लो मैं यहां पे 0 होगा, तो ये पॉइंट यहां से x डिस्टेंस पे लिया, और इन दोनों के बीच में नेट डिस्टेंस कितना दे रखा है, ये 15 सेंटीमीटर का। 60 सेकंड्स का समय है, सॉल्व करके फाइनल आंसर बताओ मेरे को। 60 सेकंड का समय दिया जा रहा है भाई, सॉल्व करके फाइनल आंसर बताओ मेरे को।
बता क्या है आंसर? इसकी वजह से क्या लिखूं? के क्यू, क्यू कितना है 3 × 10⁻⁸ अपॉन एक्स, उसकी वजह से कितना है? और वो जीरो करना है तो बेसिकली इक्वेट कर दूं, क्योंकि दिस प्लस दिस इक्वल्स टू जीरो करूंगा, या फिर चलो इक्वेट नहीं करते हैं पहले। इसकी वजह से कितना आएगा? -2 × 10⁻, जीरो के इक्वल है। सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू फाइंड करो, फटाफट सॉल्व करो और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। अरे इसमें क्या रह गया यार सर? पहले तो के से के काट दिया, फिर 10⁻⁸ से 10⁻⁸ काट दिया, इक्वेट कर दिया बस। तो 15 - x × 3, तो 15 दिया 45 - 3x, और किसकी इक्वल है वो? 2x की इक्वल, यही तो है शायद। ये माइनस है ना, ये उस साइड चला गया तो 2x, ये x ऊपर चला गया तो 2x = 15 - 55 - 3x, तो 5x = 45, x = 9 सेंटीमीटर। तो यहां से 9 सेंटीमीटर दूर है ना। अब यहां भी कहीं होगा क्या? यहां पे कहीं होगा क्या? क्या इन्फिनिटी पे तो होगा ही, इन्फिनिटी के सिवाय करके देख किसी पे होगा क्या, या फिर इस चार्ज के इस साइड किसी कहीं पे होगा क्या? क्यों? ट्राई करके देख लेंगे ना सर। अभी मैंने पहले ये माना कि इन दोनों के बीच में कहीं पे जीरो है, तो वो डिस्टेंस लिया और मैंने सॉल्व कर दिया। अब मैं मानता हूं कि उस साइड भी होगा, मान लिया, पता नहीं ना हमें है या नहीं है, एक्स मान ले, सॉल्व करके देख ले कैसे करेगा। इसी में ही वहां पे तो आ जाएगा एक्स पॉजिटिव की वजह से, और यहां पे 15 - x की जगह 15 + x, सॉल्व कर। तो वो क्या आ गया सर? सर 3/x = 2 और 15 + x, यही है क्या? 3/x = 2 + 15/x, 2/15 + x, वही तो किया है। देख यहाँ पे तो 3/x बचा हुआ था बस, और इस साइड क्या बचा हुआ था? 2/15 - x, बाकी सब तो हमारा कट पिट गया था। इससे सॉल्व कर, क्या आएगा सर? 45 + 3x = 2x, यही है। x = -45, -45, इसका मीनिंग क्या है? कि मैंने तो x उस डायरेक्शन में लिया था 45, ये तो -45 दिखा रहा है, मतलब क्यों? मैथ्स है। यहां पर 45, इस डायरेक्शन में 45 लिया था हमने नया केस में, इसने हमारा आंसर दे दिया -45। इसका मतलब 15 ये और अगला 30 वो, बेसिकली इसके इस साइड नहीं हो सकता क्या? उसके उस साइड हो सकता है, अब वो देखेंगे हम। उससे 30 सेंटीमीटर इस साइड, समझ आया? और वो होगा भी, देख 3/45 2/30 के इक्वल होगा। ये 45 और 30 कैसे लिख दिया सर? ये दो चार्ज रखे हुए थे, एक कितना था? 3 × 10⁻⁸, एक था -2 × 10⁻⁸, 3 और -2 थे, और इसके बीच में डिस्टेंस था भाई 15 सेंटीमीटर का, इतनी चीज है। अब इसके राइट में यहां पर x डिस्टेंस पर मान लिया मैंने पोटेंशियल जीरो है। पहले तो बीच का देख लिया हमने, बीच का देख के इसके राइट में मान लिया। पहले इसके लेफ्ट में माना था तो -45 आंसर आया था, अब इसके राइट में मान लिया जीरो है,
तो राइट में -2 की वजह से कितना पोटेंशियल है, -2 अपॉन एक्स के क्यू अपॉन आर, और इसकी वजह से कितना है सर 3 के क्यू अपॉन 15 प्लस एक्स, ये 0 के इक्वल है, ये माइनस का साइन उस साइड चला जाएगा तो हमारे, और के से के कट ही जाते हैं, इक्वेशन क्या बचेगी सर, इक्वेशन बचेगी 2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3 अपॉन 15 प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व करने पर 15 तो यही होगा ना शायद, 3 अपॉन 15 प्लस एक्स, यही आएगी क्या, इसको सॉल्व कर, 30 प्लस 2x इक्वल्स टू 3x, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 30, तो यहां पर 30 सेंटीमीटर अवे इसका पोटेंशियल 0 होगा, ये चीज समझ आ रही, तो बीच में भी ट्राई करना है, लेफ्ट राइट भी देखना है। अब सिर्फ लेफ्ट में देखा तूने तो मैथ ने अपने आप आंसर राइट में दे दिया तेरे को, वो हमने वहां से देखा था, मैथ ने अपने आप आंसर दे दिया राइट में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक और ज्योमेट्री से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, और ये ज्योमेट्रिक मेथड से पढ़ेंगे। अब ज्योमेट्री से कैसे कर रहे हैं, वेक्टर से तो अजीब ही आंसर आ रहा है, थोड़ा सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि आर ए की टर्म्स में दोबारा में ज्योमेट्री का यूज करना पड़ रहा है उसमें, तो दोबारा डाइपोल लिया। भाई डाइपोल क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज लिया, एक माइनस क्यू चार्ज लिया, इनके बीच में ए ऊपर दूरी है, ए नीचे दूरी है, और ये आर डिस्टेंस पर निकालना है हमें, ठीक है। तो क्यू की वजह से आर पे कितना होगा सर, क्यू की वजह से क्यू और इसके बीच में जो डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस मैंने कितना मान लिया R1, और ये डिस्टेंस मैंने कितना मान लिया R2। अब R1 और R2 सर ज्योमेट्री से निकालो, आप कैसे कितना आएगा, ठीक है। ये एंगल तेरे को थीटा दे रखा है, अब ज्योमेट्री का यूज करो और R1 निकाल, अभी सॉल्व करते हैं कैसे आएगा। कर सकते हैं, ट्राई कर रहे हैं। अब ये देख, ज्योमेट्री से इसको मैं एक्सटेंड करूं, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं बनाऊं, ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया, ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया r cos थीटा हो गया, और ये वाला डिस्टेंस ऊपर वाला r sin थीटा हो गया, तो r sin थीटा का स्क्वायर प्लस r cos थीटा का स्क्वायर R1 के स्क्वायर के बराबर है, सॉरी ये पूरा नहीं सिर्फ इतने का स्क्वायर, और ये कितना होगा r cos थीटा माइनस a, तो देख R1 स्क्वायर इज इक्वल टू r sin थीटा का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम तो लगा रहा हूं मैं, है ना, प्लस और ऊपर वाला डिस्टेंस कितना है r cos थीटा माइनस a का स्क्वायर, ये है, ये क्या निकल आएगा R1 स्क्वायर इक्वल्स टू r sin थीटा, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, प्लस और इसको खोलेगा तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा, और r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा r स्क्वायर के प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा, ये किसके इक्वल है R1 का स्क्वायर, है ना। ऐसे ही R2 का स्क्वायर लिख, R2 का स्क्वायर बता, इसको ये R ये वाली है और ये है तेरी R2, है ना। इसको सॉल्व करेगा ना, ये भी वैसे ही निकाल ले जैसे ऊपर वाले निकाल लिए हमने R1, सेम ट्रायंगल बना, ट्रायंगल को एक्सटेंड कर, यहां से ट्रायंगल को एक्सटेंड कर, ये वाला ले, फाइनली जब ये ज्योमेट्री बनेगा ना तो ये आ जाएगा R स्क्वायर, ये तेरा आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये आ जाता है प्लस 2ar cos थीटा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें से r स्क्वायर कॉमन आउट ले लिया, ये जो दो टर्म बची है ना,
इसमें से आर स्क्वायर कॉमन आउट ले लिया। वो थिंकिंग क्या है कि ए बाय आर का होल स्क्वायर बन जाए, और गिवन हमें कि ए बहुत छोटा है आर से, तो ए बाय आर बहुत छोटा होगा 1 से, और उसका स्क्वायर तो और ज्यादा छोटा होगा, तो उसको 0 के इक्वल कर देंगे अपन, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसको कर, अब आर स्क्वायर कॉमन आउट ले, ये बना है R1 स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR कॉस थीटा। अब इसमें से आर स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो क्या बन गया 1 प्लस 2A cos थीटा बाय आर प्लस ए बाय आर का होल स्क्वायर, यही बना है ना। और इधर क्या है R1 स्क्वायर, तो R1 अपॉन आर का स्क्वायर लिख दूं, R1 अपॉन आर का स्क्वायर लिख दूं, इसको ये लिख दूं, ये इसके इक्वल है। अब सर सिंस, अब यहां पे लिखियो सिंस ए वेरी 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 स्मॉल देन आर, तो ए बाय आर वेरी 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 लेस देन 1, तो ए बाय आर का होल स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली हमने 0 मान लिया। इतनी चीज समझ आ गई। सेम वे अब देख, इसमें प्लस का साइन आया बीच में, R1 में प्लस का है क्या, R1 में माइनस का है, R2 में प्लस का है, इसको R2 मान लिया, R2 में प्लस का साइन है। अब ऐसे ही R1 अपॉन आर का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, बीच में माइनस का ही साइन आएगा बस, 1 माइनस 2A cos थीटा अपॉन आर। अब यहां पे R2 अपॉन आर का स्क्वायर आ रहा है, यहां पे R1 अपॉन आर का स्क्वायर आ रहा है, बट पोटेंशियल क्या निकलता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है सर KQ अपॉन आर, तो जो हमारा R1 है वो नीचे आना चाहिए, यहां पे ऊपर आ रहा है, तो हम क्या कर दें, उल्टा दें इक्वेशन को, 1 अपॉन दिस कर दें, और 1 अपॉन दिस भी करने से अच्छा है हम क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं, एक कोई एक ये वाले लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है, सॉरी R1 वाले लेके चल रहा हूं, कोई भी ले ले, R2 वाले लेके चलते हैं, चल R2 वाले लेके चल रहा हूं, तो क्या होगा R अपॉन R2 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2A cos थीटा बाय R की पावर -1, यही है। दिस अपॉन दिस का स्क्वायर इसके इक्वल होगा, वो 1 बाय लिखने के बजाय मैंने पावर -1 लिख दिया, और इस स्क्वायर को उस साइड लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर को उस साइड लेके जाऊंगा तो रूट इतना बन जाएगा, समझ आ रहा है। तो R बाय R2 दिस के इक्वल है, हमें 1 बाय R2 ही तो चाहिए, हमें चाहिए क्या 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 ही तो चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा क्या, एक डाइपोल है, ये प्लस Q, ये माइनस Q, ठीक है, ये दो हो गए, ये ए R पर, ये वाला डिस्टेंस जब R1 है और ये वाला डिस्टेंस जब R2 है, तो पोटेंशियल बता क्या होगा, नेट पोटेंशियल क्या होगा उस पॉइंट पर, प्लस Q की वजह से KQ अपॉन R1 और माइनस Q की वजह से माइनस KQ अपॉन R2। अब मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है कि मेरे को 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 निकालना है आसान भाषा में, बस इसको R की टर्म्स में निकाल लो तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। और देखो ये थीटा दे रखा है, क्योंकि जब R की डायरेक्शन दे रखी है तो हमें थीटा पता है कि अच्छा ये इस वेक्टर से इतनी डिग्री पर अलाइंड है ना। तो पहले हम क्या ट्राई कर रहे थे कि ये वेक्टर फॉर्म में निकला है, बट उसमें क्या है कि वेक्टर फॉर्म में दोबारा R और A की टर्म्स में आ रहे हैं, ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में वेक्टर हैं R B A B, उसमें भी हमें इवेंचुअली ज्योमेट्री का यूज करना पड़ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग से इसको ज्योमेट्री से यूज लेके चलते हैं, और अब मेरा मोटो है कि मैं जैसे तैसे करके सिर्फ इसकी वैल्यू निकाल लूं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा। अब मेरे को 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 निकालना है, तो 1 बाय R1 1 बाय R2 निकालने के लिए मैंने क्या किया, पहले तो मैंने R1 और R2 निकाला R और A की टर्म्स में, वो मैंने ज्योमेट्री से निकाल दिया, वो प्रूफ करके दिखा दिया कैसे निकालना है, ठीक है सर। वो निकालने के बाद इसमें से मैंने क्या किया, R कॉमन ले लिया, R स्क्वायर कॉमन ले लिया, ताकि ये R2 बाय R स्क्वायर बन जाए, इस साइड A बाय R की टर्म बनने, जिसको मैं 0 के इक्वल लिख दूं। क्यों लिख दूं 0 के इक्वल, क्योंकि ये बहुत छोटी टर्म है, ये लेस देन बहुत छोटा है 1 से, A बाय A बहुत बड़ा है R, A बहुत छोटा है R से,
तो a बाय आर बहुत छोटा हो गया 1 से, तो इसका स्क्वायर 0 के इक्वेट कर दिया हमने। किसको इग्नोर कर देते हैं हम, नेगलेक्ट करके चलते हैं, क्योंकि 1 से बहुत छोटा है और यहाँ पे प्लस में 1 आ रहा है ना, तो ये वो वाली बात होगी 1 प्लस 0.0000001, तो उस लास्ट वाले को हमने इग्नोर कर दिया, उसको 1 के इक्वेट कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में सर आपने R2 ऊपर था यहाँ पे और स्क्वायर में था, तो R2 हमें नीचे लेके आना है। नीचे क्यों लेके आना है, क्योंकि पोटेंशियल के फॉर्मूले में नीचे है, तो R2 मेरे को नीचे लेके आना है और स्क्वायर को भी हटाना है। स्क्वायर को हटाने के लिए क्या किया मैंने, उस साइड रूट ले गया मैं। अभी तक कोई ऐसी चीज जो समझ नहीं हो, ये क्लियर हो गया। इसके बाद यहां पे लगेगा हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन, क्योंकि ये 1 है और ये a बाय आर है, a बाय आर 1 से बहुत छोटा है, a बाय आर स्क्वायर तो बहुत ज्यादा ही छोटा हो गया, बट a बाय आर 1 से बहुत छोटा है। अब 1 प्लस बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला आता है, कैसे करते थे, ऐसे एक्सपेंड x प्लस वाई की तो अपने को नीड भी नहीं है इनफैक्ट, तो 1 प्लस एक्स की पावर n, कैसे खोलते थे इसको, 1 प्लस एन एक्स, आगे नहीं है ध्यान, अरे x प्लस वाई की पावर n, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन करते थे। कैसे करते थे सर, एन सी 0 एक्स की पावर 0 वाई की पावर n प्लस एन सी 1 एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 0 से एक बढ़ती जाएगी और वाई की पावर एक कम होती जाती है, इस टाइप में चलती जाती है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक टर्म तो 1 ही होगी, तो 1 की पावर 0 भी 1 है, 1 की पावर 1 भी 1 है, 1 की पावर 2 भी 1 है, तो हम क्या करेंगे, एक को बस बढ़ाते रहेंगे, इंक्रीज करते रहेंगे, तो ये क्या आ जाती है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन सी 1 एक्स स्क्वायर प्लस एन, ये एन सी 1 ही होगा ना, एन एक्स एन अपॉन नहीं एन सी 2 एक्स स्क्वायर एन सी 3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है ना। तो जब ये जो हमारा x है, x अगर बहुत छोटा है 1 से, तो x स्क्वायर को हम 0 के इक्वेट कर देते हैं। इक्वल तो नहीं होता बट इग्नोर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बहुत ज्यादा ही छोटा हो गया, हमारे काम का नहीं रहा। क्यों काम का नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस में आ गया। ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई नंबर है 10 टू पावर -10 ये हमारे काम की नहीं है, बट इसको 1 में ऐड कर रहा हूं तो ये नंबर कोई काम की नहीं है। समझ है, रीजन समझ है इसको इग्नोर करने का क्यों है, तो ये वाला रीजन है इसको इग्नोर करने का। यहाँ पे इसको खोलेंगे तो क्या जाएगा, ये r बाय r2 क्या जाएगा, -1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये बीच में, है ना। तो ये r अपॉन r2 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस -1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस a cos थीटा अपॉन r। इतनी चीज समझ आ गई भाई, ये होगा 1 माइनस a cos थीटा अपॉन r, ये किसके इक्वल है, r अपॉन r2। ऐसे ही r अपॉन r1 किसके इक्वल आ जाएगा, r अपॉन r1 किसके इक्वल आ जाएगा, r अपॉन r1 पीछे वाले से देख के बताना, 1 प्लस a cos थीटा अपॉन, यही है। तो अब मेरे पास 1 बाय r की वैल्यू आ गई, 1 बाय r2 की वैल्यू आ गई और 1 बाय r1 की वैल्यू आ गई, और मेरा फॉर्मूला क्या निकल गया था पोटेंशियल का, पोटेंशियल के फॉर्मूले में क्या था, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 था। तो 1 बाय r1 की वैल्यू बता क्या है, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था भाई, v इक्वल्स टू के क्यू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। तो 1 बाय r1 की वैल्यू बता क्या है, ये 1 बाय r1 की वैल्यू, इस r को नीचे ले जाएंगे, r को नीचे ले जाए तो बाहर आ जाएगा, दोनों में r नीचे आ गया, बाहर आ गया, तो ये क्या बचा, 1 प्लस a cos थीटा बाय r, और -1 बाय r2 करना है माइनस, और ये क्या बचा है, 1 माइनस a cos थीटा बाय r, तो -1 cos थीटा अपॉन r, यही सॉरी यही आया, सॉल्व करके देख लिया, यही आया दोनों में। अब क्या होगा सर, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और देख कितना प्यारा फॉर्मूला बना है वापस से आके, ये बना सर के क्यू a cos थीटा प्लस a cos थीटा 2a cos थीटा,
2a cos थीटा अपॉन r इंटू आर स्क्वायर। डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यूब के इक्वल आई ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्यूब 1/r³ के प्रोपोर्शनल थी, पोटेंशियल 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। और 2a cos थीटा क्या होगा? देखो ये q था, ये q था हमारा प्लस q, ये माइनस q था, बीच में ये डिस्टेंस a प्लस ये 2a था, और ये हमारा r था, और ये हमारा थीटा था। क्या है अब देख, 2a cos थीटा क्या है? अब थोड़ा सा दिमाग लगा वेक्टर वाला। q टाइम्स 2a क्या हो गया मेरा? माइनस से पॉजिटिव डायरेक्शन में p हो गया, और p cos थीटा आया तो p डॉट आर कैप लिख दूं। p डॉट आर कैप क्या होगा इसमें, समझ आ रहा है? p डॉट आर कैप, ये के p की डायरेक्शन ये है, p की डायरेक्शन ये है, और ये थीटा है, तो r डायरेक्शन में p का मैग्नीट्यूड कितना होगा? p डॉट आर कैप वो किसके होगा? मॉड p। मॉड p क्या है? 2a q, मॉड p तो यही है, और r कैप है तो r का मॉड 1, और डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो दिस मॉड दिस और cos थीटा। तो मेरा क्या लिखा हुआ है? p cos थीटा लिखा हुआ है। p cos थीटा को क्या लिख सकता हूं? p डॉट r लिख सकता हूं। इतनी चीज समझ आएगी क्या ये बता? एक्चुअली दे क्या रखा है इसमें सर? इसमें दो वेक्टर दे रखे हैं आपको, p वेक्टर और r वेक्टर, और आपको थीटा दे रखा है। अब मेरी इक्वेशन में बन रही है कि p cos थीटा। अब इसको मैं आसान भाषा में कैसे रिप्लेस करूं सर? इसको आप ये लिख दो, p डॉट आर कैप। यही किया मैंने, p डॉट आर कैप इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि सर मॉड आर कैप 1 हो, तो यही तो है। अब हम जनरली हमेशा ऐसे पढ़ते हैं, इस बार हम इसको रिवर्स यूज किया है ना। तो देखिए क्या बना यहां पे, 2aq को क्या लिख दिया? p, तो kp डॉट r अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बन गया सर k p डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ये मॉड आर का स्क्वायर है, क्योंकि ज्योमेट्री की बात की तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे अपन। तो फाइनल पोटेंशियल का फॉर्मूला ये हो गया भाई हमारा, बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हो गया। चलो एक बार दोबारा पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है ना वो रिवाइज कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल हम देख रहे हैं, कैसे देखा कि सर एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, इनके बीच में बिल्कुल मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें फाइंड करना है। ये दिया होता है, और ये एंगल थीटा है, ये r इस डाइपोल की लेंथ, इस डाइपोल से थीटा एंगल पर अलाइंड है, तो हमें वहां पे फाइंड करना है। हमने क्या फाइंड किया सर? हम इस r का यूज करके जैसे जैसे ये r1 और r2 फाइंड कर ले। r1 r2 क्या था? r1 था सर प्लस q से इस पॉइंट p का डिस्टेंस, और r2 था माइनस q से इस पॉइंट p का डिस्टेंस। r1 r2 हम जैसे तैसे करके फाइंड आउट कर ले ज्योमेट्री का यूज करके, और फाइंड आउट करने के बाद उसके बाद रिप्लेस कर देंगे सर फाइनल चीजों को, और पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। तो हमने कैसे यूज किया सर? r1 की वैल्यू निकाल ली। r1 की वैल्यू हमारी आई है भाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा। ये हमने कैसे किया? ये ज्योमेट्री से किया सर। ये a था और ये पूरी टर्म r cos थीटा थी, तो ये वाला r cos थीटा माइनस a बन गया, ये r sin थीटा है, तो वहां से पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के r1 की वैल्यू आ गई मेरी, वो सॉल्व किया हमने। उसके बाद सिमिलरली r2 इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा सॉल्व कर लेंगे, r2 की वैल्यू भी वही आ जाएगी। अब मेरा पोटेंशियल के फॉर्मूले में क्या आता था सर? सर पोटेंशियल का जो फॉर्मूला था, जब मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाल रहा हूं तो उसमें 1/r1 और 1/r2 की टर्म आ रही है, तो अभी मेरे पास r1 और r2 का स्क्वायर आया है बस। अभी मेरे पास r1 r2 का स्क्वायर आया, तो मेरा मोटिव क्या है कि इस r1 और r2 के स्क्वायर को मैं 1/r1 या 1/r2 बना दूं जैसे तैसे करके। तो मैंने क्या किया, r2 स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, ये हमारा निकला था, r स्क्वायर कॉमन आउट ले लिया, तो r2 अपॉन r का होल स्क्वायर बन गया इस साइड। r स्क्वायर कॉमन क्यों लिया सर? ताकि ये 1 बने, ये 2a cos थीटा बाय r बने, और ये a बाय r का स्क्वायर बन जाए। ये इंपॉर्टेंट है, a बाय r के स्क्वायर को हम 0 लिख देंगे फिर, क्योंकि बहुत छोटा नंबर होगा। रीजन एक्सप्लेन कर रखा है।
उसके बाद क्या किया सर, R1 बाय आर की वैल्यू लिख दी 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r, R2, फिर इसको रिवर्स कर दिया, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल करने की वजह हमने क्या किया, इसकी पावर -1 लिख दी, ठीक है, पावर माइनस की, उसके बाद उसका स्क्वायर हटाना था तो इधर आके रूट आ जाएगा, वो उधर पावर 2 है तो इस साइड लेके आए तो पावर 1/2, तो पावर 1/2 और -1 पहले थी तो -1/2 उसकी पावर होगी, इसकी -1/2 पावर होगी। उसके बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने लगा दिया, इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने के बाद ये टर्म -1/1 प्लस nx होते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस x की पावर n को खोलते हैं तो 1 प्लस nx आता है, उसका रीजन मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था आपको। तो -1/2 आगे आ गया, तो ये वाली टर्म आ गई बस, r अपॉन r2, तो r यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ पे, तो 1/r2 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/r2 1/r2 मेरा इसके इक्वल हो गया 1/r 1 माइनस a cos थीटा बाय r। फिर मेरे को करना था पोटेंशियल फॉर्मूला में k क्यू 1/r1 माइनस 1/r2, वो मैंने किया है, वो मेरा आ गया इसके इक्वल, और 2aq को मैंने लिख दिया p cos थीटा को मैंने लिख दिया p cos थीटा को लिख दिया मैंने p डॉट r कैप। तो फाइनल फॉर्मूला बन गया मेरा k p डॉट r कैप अपॉन मॉड r का स्क्वायर। खत्म हो गया सवाल, समझ आ गया, हो गया क्लियर। चलिए भाई, इसी के साथ आज हमारी कक्षा होती है समाप्त, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप एपी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन हाइब्रिड बैच, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं जिसमें कक्षा 11वीं और 12वीं की मैथ्स प्लस फिजिक्स है, और सीयूईटी के भी पूरा कोर्स है मैथ्स का एंड जनरल एप्टीट्यूड का, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एपी क्लासेस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं आपको अगली कक्षा में।